बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्थोजेनेसिस। ये सेकंड फैक्टर है मैक्रो एवोल्यूशन के ऊपर असरअंदाज होने वाला। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि आर्थोजेनेसिस होता क्या है। बेसिकली ये एक थ्योरी है। आर्थोजेनेसिस इज द थ्योरी दैट एवोल्यूशन प्रोसीड इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आर्थोजेनेसिस एक ऐसी थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एवोल्यूशन होती है तो वो एक ही डायरेक्शन में होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होती है। यानी कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि एवोल्यूशन रैंडम होती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एवोल्यूशन का जो रेट है वो फिक्स्ड होता है और हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है हॉर्स की, कि हॉर्स के जो पाँव हुआ करते थे, तो वो उसके अगर हम पाँव देखें तो उसके पाँव 4 टॉय हुआ करते थे। यानी कि उसके 4 जो हैं वो खुर हुआ करते थे एक ही पाँव के अंदर, ठीक है? जिसको आप सुम कहते हैं, तो वो 4 हुआ करते थे पहले। अब क्या हुआ कि इन 4 खुर वाला जो हॉर्स था, उसने एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा किया जिसके अंदर 3 टॉयज़ आ गए, यानी कि 3 खुर थे उसके, एक ही पाँव के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब ये जो 3 टॉयज़ वाला हॉर्स है, ये भी सर्वाइव करता गया, करता गया, करता गया। फिर इसने एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा किया, जिसके अंदर 1 टॉय रह गया और ये फिर आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये करैक्टर ट्रांसफ़र होता गया। तो अब इसे हम कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस, के एक ही चीज़ के ऊपर एवोल्यूशन हो रही है, एक ही चीज़ चेंज हो रही है और वो क्या चेंज हो रहा है? टॉयज़ चेंज हो रहे हैं और वो टॉयज़ एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं कि एक जनरेशन में टॉयज़ की तादाद और थी और नेक्स्ट जनरेशन में उस टॉय की तादाद कम होती जा रही है। अब यहाँ देखें 4 से 3 हुए और 3 से 1 हो गया। तो ये एक ही डायरेक्शन है। क्या चेंज हो रहा है? टॉयज़ चेंज हो रहे हैं। किस तरह चेंज हो रहे हैं? कि टॉयज़ की तादाद कम हो रही है। तो ये एक ही डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशनरी चेंजेस है, जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का रोल नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो 4 टॉयज़ थे हॉर्स के अंदर, वो उसको सूटेबल नहीं थे एनवायरनमेंट के मुताबिक। ये हम नहीं कह सकते। ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो टॉयज़ की तादाद है, ये जनरेशन टू जनरेशन कम होती जा रही है। वो किस वजह से हो रही है? इंटरनल काज़ है। कोई इंटरनल काज़ की वजह से जो एवोल्यूशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोजेनेसिस। अच्छा, अब यहाँ भी एग्जांपल है, इन हॉर्स एवोल्यूशन टॉयज चेंज फ्रॉम 4 टॉयज टू 3 टॉयज एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा? 1 टॉय। तो ये ऑर्थोजेनेसिस है। आगे हम इसकी मजीद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये जो ऑर्थोजेनेसिस का कंसेप्ट है, ये एक साइंटिस्ट था एमर, उसने 1897 में ये कंसेप्ट दिया। उसने क्या कंसेप्ट दिया? उसने एक चीज़ महसूस की। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो बटरफ्लाई होती हैं, तो बटरफ्लाई का जो पहले कलर था वो वाइट कलर थी, ठीक है? अब उसने क्या देखा कि एक इसी वाइट कलर की एक जनरेशन पैदा हुई जिसमें कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। फिर इसने क्या देखा कि इसी बटरफ्लाई से एक और अगली जनरेशन पैदा हुई, तो उसका कलर और ज़्यादा चेंज हो गया। तो इसने क्या कहा कि ये कोई नेचुरल सिलेक्शन इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, इसके अंदर कोई इंटरनल काज़ है, इसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी काज़ है जिसकी वजह से ये जो बटरफ्लाई हैं इनका कलर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हुए चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलर की, तो कलर चेंज हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। इसको हम क्या कहेंगे कि एवोल्यूशन हो रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। इमर ऑब्जर्व्ड बटरफ्लाई एंड नोटिस रेगुलर डायरेक्शनल चेंजेस इन विंग पैटर्न। तो इसके विंग्स के अंदर जो कलर पैटर्न है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंजेस आए, फिर दूसरी से थर्ड जनरेशन के अंदर चेंजेस आए। तो इसलिए इसने ये कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट का नाम इसने रखा आर्थोजेनेसिस। ना यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट हमने देखना है ऑर्थोजेनेसिस का क्या है, कि एवोल्यूशन जो है वो हमेशा डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आयरिश डेयर है। इसके अंदर देखें कि ये जब अर्ली आयरिश डेयर थी, उसके अंदर जो आंटीलर थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे।
अब क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन पैदा हुई तो उन जनरेशन के अंदर जो आंटीलर का साइज था वो बड़ा होता गया। फिर इसी तरह सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन जब आई तो उसमें और आंटीलर का साइज बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही चीज चेंज हो रही है, वो क्या है, आंटीलर। और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज हो रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज चेंज हो रही है और वो है आंटीलर का साइज। इसको हम कहते हैं ये क्या है, डायरेक्शनल है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से अलग होती जा रही है, यानी कि डिफरेंट होती जा रही है। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट जनरेशन है तो इसमें जो आंटीलर है उनका साइज कम है, तो ये वह फर्स्ट जनरेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें आंटीलर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से डिफरेंट हो गई। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। ऑर्थोजेनेसिस प्रोग्रेसिव भी है। नेक्स्ट है इंटरनली का कंट्रोल्ड। तो ये जो इसका जो आंटीलर का साइज है ये बढ़ता जा रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह इन्वायरमेंट नहीं है, इसकी वजह नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं है, इसकी वजह इंटरनल काज है। इंटरनल काज क्या हो सकती है? इंटरनल काज डीएनए हो सकता है, कि डीएनए के अंदर ये कोड हो गया कि इसने जो आंटीलर है इसका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा तो इसके आंटीलर का साइज बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो डेयर होती है, अगर उसके हॉर्न्स आंटीलर ज़्यादा बड़े हों तो इनका साफ ज़ाहिर है वज़न वेट भी ज़्यादा होगा आंटीलर का। लेकिन इसकी बॉडी जो अगर हम देखें, इसको कंपैरिजन करें इसकी बॉडी के साथ, तो इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये जो हॉर्न्स आंटीलर हैं, ये इसके इतना फ़ायदा तो इसका है नहीं कि ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका बॉडी साइज़ कम है। तो इस तरह फिर हम ये कह सकते हैं कि इस ऐसा आयरिश डेयर जिसके आंटीलर का साइज़ बड़ा हो और उसकी बॉडी का साइज़ छोटा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका सर्वाइवल रेट भी कम होगा। सर्वाइवल रेट क्यों कम होगा? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी उसकी इस आंटीलर को ग्रो करने में लग रही है। जब ज़्यादा एनर्जी आंटीलर ग्रो करने में लग जाएगी तो उसकी बॉडी वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस तरह उसकी तादाद भी कम हो सकती है, वो मर भी सकता है। अब इसका एक और ड्रॉबैक भी है ये इतने बड़े आंटीलर का, कि जब ये भागता है तो किसी झाड़ी के अंदर इसके जो आंटीलर हैं वो फंस भी सकते हैं। जब ये स्टक हो जाएगा झाड़ी के अंदर तो इसको इजीली प्रेडिटर जो है वो पकड़ लेगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। देयर आंटिलर इंक्रीज इन साइज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये जो प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि एक जनरेशन के अंदर जब चेंजेस आएगी तो वो चेंजेस अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी, तो वो अगली जनरेशन के अंदर और ज़्यादा चेंजेस आएंगी। और इस तरह वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन और सेकंड से थर्ड जनरेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म फुली जो है वो चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करें, करैक्टर कंटिन्यू टू चेंज इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे आप देखें, जो अर्ली एलिफेंट होते थे उसकी जो टस्क है वो बहुत छोटी हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम गुजरा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एलिफेंट बने तो एलिफेंट का बॉडी साइज बढ़ता गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि इसके जो टस्क हैं वो भी बढ़ते गए साथ साथ। अब यहाँ देखें, अब ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इसका बॉडी साइज बढ़ा, साथ-साथ इसके टस्क का साइज भी बढ़ गया। अब इसी तरह सेकंड से थर्ड जनरेशन में जाएँगे तो थर्ड जनरेशन में देखें एलिफेंट का साइज और ज़्यादा बड़ा हो गया और इसके साथ-साथ इसके टस्क का साइज भी बड़ा हो गया। तो ये क्या है? ये भी एक डायरेक्शन है। तो इसी एक डायरेक्शन के अंदर जो एवोल्यूशन होती है उसको ऑर्थोजेनेसिस कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, एलिफेंट टस्क शॉर्ट से लॉन्ग हुआ और लॉन्ग से वेरी लॉन्ग हुआ। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन थी और ये थर्ड जनरेशन है। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो इसमें पैरेलल एवोल्यूशन आ जाती है ऑर्थोजेनेसिस के अंदर। इसमें क्या है कि सिमिलर चेंजेस अपीयर इन डिफरेंट ग्रुप, यानी कि दो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म है, दो अलग-अलग स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों के अंदर सेम चेंज आए और वो एक ही डायरेक्शन में आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पैरेलल एवोल्यूशन। तो ये एक ऑर्थोजेनेसिस की एग्जांपल है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बर्ड्स विंग एंड बैट विंग बोथ इवॉल्व फॉर फ्लाइंग। अब जो बर्ड्स और बैट है ये दोनों अलग-अलग स्पीशीज हैं, अलग-अलग क्लास के साथ ये बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन जो बैट के विंग्स हैं और बर्ड्स के जो विंग्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में इवॉल्व हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में बने हैं। क्या वो डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन है फ्लाइंग, यानी कि उड़ने वाली जो करैक्टर हैं, वो दोनों के अंदर आ गए, यानी कि दोनों के विंग्स जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं।
तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पैरेलल एवोल्यूशन है, यानी कि दोनों स्पीशीज का ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन वो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर इवॉल्व हो रहे हैं और उनकी एक ही स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रही है, और वो एक स्ट्रक्चर क्या है दोनों के अंदर, वो विंग्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, रिडक्शन ऑफ साइड टॉयज। अब इसी तरह अगर हम देखें एलिफेंट के बारे में कि मैनी अनरिलेटेड एनिमल शो सेम ट्रेंड, यानी कि अब वही बात कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन उनके अंदर चेंजेस जो हैं वो सेम हो रही है एक ही डायरेक्शन में। एग्जांपल है जिराफ, कैमल एंड प्रोंग हॉर्न। ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, तीन है अलग अलग स्पीशीज, और इनके अंदर क्या चेंज आ रही है, रिडक्शन ऑफ साइड टॉयज। साइड टॉयज का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे इसका देखें तो इसका जो एक छोटा सा थंब लाइक होता है ना टॉय, उसको हम कहते हैं साइड टॉय। ये साइड टॉय विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता गया, यानी कि पहले जो एलिफेंट, कैमल या जिराफ हुआ करते थे तो उनके जो टॉयज थे वो थ्री टॉयज हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पे दो टॉय दिखाए गए हैं, तो पहले वो थ्री टॉय हुआ करते थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थर्ड जो टॉय था, साइड टॉय जिसको आप कह रहे हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी से थर्ड जनरेशन में, वो उसका जो साइज है वो कम होता गया, तो रिडक्शन होती गई साइड टॉय के अंदर। और एंड स्टेज पे क्या हुआ कि इन तीनों के अंदर क्या नाम है, वो साइड टॉय जो है वो ख़त्म हो गया। इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में ये सारी चेंजेस हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे ये ऑर्थोजेनेसिस है। नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हॉर्स एवोल्यूशन की, डिफरेंट लाइनेज शो सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल है कि साउथ अमेरिकन सूडो हॉर्सेस एंड ट्रू हॉर्सेस चेंज फ्रॉम थ्री टॉयज टू वन टॉय। यानी कि जो साउथ अमेरिका के अंदर एक हॉर्स था उसको कहते हैं सूडो हॉर्स, यानी कि वो हॉर्स की तरह का होता था, यानी कि वो हॉर्स की तरह का है, हॉर्स ट्रू हॉर्स नहीं है। लेकिन जो ट्रू हॉर्स है, जो प्योर हॉर्स है, उसके अंदर और इस सूडो हॉर्स के अंदर, ये है सूडो हॉर्स और ये है ट्रू हॉर्स, इन दोनों के अंदर एक ही चीज चेंज हो रही है, वो और क्या चेंज हो रही है, थ्री टॉय से वन टॉय, यानी कि इसके जो खुर हैं वो पहले तीन हुआ करते हैं, अब यहाँ पे देखें ये थ्री टॉय हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के अंदर क्या चेंज हुई कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर थ्री था, सेकंड के अंदर टू टॉय रह गया और थर्ड के अंदर एक टॉय रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर एक ही चीज चेंज हो रही है, और वो क्या चेंज हो रहा है, टॉयज चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये ऑर्थोजेनेसिस है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है ओवर डेवलपमेंट ऑफ वन ऑर्गन, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वो ओवर डेवलप हो जाए, यानी कि उसको उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि वो इतना ज़्यादा डेवलप हो, ज़रूरत से ज़्यादा डेवलपमेंट, वो भी ऑर्थोजेनेसिस के प्रोसेस में को एक्सप्लेन करती है। जहाँ पे एग्जांपल है सम ऑर्गन इवॉल्व बियॉन्ड यूजफुलनेस, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिसका इतना इस्तेमाल ही नहीं है, जिसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है, वो भी बहुत बड़े इवॉल्व हो रहे हैं। एग्जांपल है आयरिश डेयर डेवलप एक्सट्रीमली लार्ज आंटिलर। अब यहाँ पे आप देखें, ये है आयरिश डेयर, इसके अगर आंटिलर आप देखें तो इसकी बॉडी से ज़्यादा हैवी इसके जो आंटिलर हैं, हालांकि इसको इतने आंटिलर की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो एक्सट्रीमली लार्ज डेवलप कर गए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर और दूसरी से थर्ड जनरेशन के अंदर ये डेवलपमेंट एक ही चीज़ में हो रही है, और वो चीज़ क्या है, आंटिलर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोजेनेसिस। फोसल एविडेंस हमें क्या बताते हैं, फोसल शो कंटिन्यूस डायरेक्शनल चेंज। अब यहाँ पे हम देखें हॉर्स फोसल शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, यानी कि जो सबसे पहले हॉर्स हुआ करता था तो वो उसका बॉडी साइज बहुत छोटा होता था, यानी कि वो एक डॉग के साइज के बराबर हुआ करता था जो पहले हॉर्स हुआ करते थे। अब क्या हुआ, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब आई इसकी, तो वो थोड़ा सा उनका साइज बढ़ गया। इसी तरह दूसरी जनरेशन से थर्ड जनरेशन जब आई इसकी, तो उनका साइज और ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, एक ही डायरेक्शन में क्या चीज़ चेंज हो रही है, वो बॉडी साइज है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बॉडी साइज जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या है इसकी, वो है बॉडी साइज, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन है, इसको हम ऑर्थोजेनेसिस कहेंगे। अब इसी प्रोसेस के ऊपर कुछ साइंटिस्ट जो है वो डिसएग्री करते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो इसको रिजेक्ट करती है ऑर्थोजेनेसिस को, कि मॉडर्न बायोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि जो भी चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ रही है,
ना कि आर्थोजेनेसिस की वजह से। जहाँ पे एग्जांपल है, जिराफ नेक इज़ बेटर एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे जिराफ की जो गर्दन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती गई। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये हुआ था, आर्थोजेनेसिस की वजह से नहीं हुआ था। ये साइंटिस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में ये हुआ ना कि जो पहले जिराफ हुआ करते थे वो घास खाया करते थे, ग्रास लैंड थी उस वक़्त। तो जब वो ग्रास खाया करते थे तो जब जिराफ की तादाद बढ़ गई तो ग्रास जो है ज़मीन के ऊपर वो ख़त्म हो गई। तो अब ये जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। तो इस तरह फिर वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जिराफ की जो गर्दन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई। तो ये जो है ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है, एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है, आर्थोजेनेसिस की वजह से नहीं हुआ। तो जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट आर्थोजेनेसिस को नहीं मानते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आर्थोजेनेसिस, जो लार्ज मैक्रो एवोल्यूशनरी चेंज का सेकंड फैक्टर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।